cause of refraction है ना, यूजिंग Huygens principle. तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगेन फिर से हम लेंगे एक वेव फ्रंट और एक मीडियम लेंगे। तो सपोज करो एक मीडियम हमने चुन लिया, ये मान लो टेंसर मीडियम है, ये जो है मीडियम का इंटरफेस है, और एक प्लेन वेव फ्रंट इस पे आके टकरा रहा है। ठीक है, तो हम लेते हैं एक प्लेन वेव फ्रंट, इस पे आके सपोज करो ये प्लेन वेव फ्रंट है। तो प्लेन वेव फ्रंट अगर ऐसे है तो उस पे कॉरस्पॉन्डिंग रे जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, परपेंडिकुलर रे लेंगे हम इस पे, तो रे जो है इसका कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से। ये लिखेंगे जो ए बी है, ये ए बी, तो ए बी क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है, और इसका नाम एक्स वाई दे दो, एक्स वाई जो है वो इंटरफेस है, इंटरफेस। ये मीडियम म्यू1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और म्यू2 इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एंड हम ले सकते हैं म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो लाइट रेज है, वेव फ्रंट है, लाइट का जो वेव फ्रंट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगा, और ये बात हमें माननी पड़ेगी, इसमें मानने के पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी प्रूवन होता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी रफ्तार जो है धीमी हो जाती है। तो अगर इस मीडियम में है ना, अगर लेके हम v1 जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो v2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सपोज करो कि किसी टाइम t पे एक टाइम t इक्वल टू 0 पे वेव फ्रंट जो है इंटरफेस से आके टकराया, तो जैसे ही इंटरफेस से आके टकराएगा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इस मीडियम में इंटर करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो उसके ये सब पॉइंट जो है, मतलब ये पॉइंट ले ले या ये पॉइंट ले ले या ये पॉइंट ले ले, ये जो है ए के बाद इसमें इंटर करेगा। तो जब बाकी पॉइंट ए में इंटर करेंगे तो इसको हम सोर्स मान के, पॉइंट ए को सोर्स मान के दूसरे मीडियम में जो हम वेव फ्रंट जनरेट करेंगे वो वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सपोज करो कि ए यहाँ जब था स्ट्राइक किया और कुछ समय बाद जो है अपना वेव फ्रंट इस तरीके से जनरेट करना शुरू किया, ए का जो वेव फ्रंट है धीरे धीरे ग्रो करेगा इस तरीके से, इस मीडियम में ग्रो करेगा। ठीक है, और इस पे जो वेव फ्रंट ग्रो करेगा इसमें हम नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये सपोज कर लिया जाए नॉर्मल है, यहाँ पे ये नॉर्मल है। तो ए का वेव फ्रंट जो ग्रो करेगा, हम लेते हैं कि टी समय में, टाइम टी में, टाइम आफ्टर टाइम है ना, एट टी इक्वल टू 0,
point A of wavefront strikes interface XY, and after some time, say t equal to t naught, point B of wave front strikes। ठीक है, तो उतने समय बाद ये जो यहाँ ए का जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? टाइम t0 के बाद जो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा? बोलो। C into T। हाँ, C into T। C into T नहीं, C स्पीड नहीं होगा ना, स्पीड C नहीं होगा ना, क्योंकि अब अलग अलग मीडियम है तो उसमें अलग अलग स्पीड होगी। वही तो लिख दिया ना कि इसमें स्पीड इसकी v1 है और इसमें स्पीड उसकी v2 है, दूसरे मीडियम में स्पीड उसकी v2 है, तो कितना हो जाएगा? What is the radius of secondary wavelets या wave front generated by point A? तो V2 into T हो जाएगा। V2 into T naught हो जाएगा। V2 into T naught। हाँ, तो ये अगर हम रेडियस लेते हैं, ये रेडियस में भी लेते हैं, ये हो जाएगा V2 into T naught हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया V2 into T naught हमने लिए रेडियस। तो ये हम ले लेते हैं A डैश, A डैश क्या हो जाएगा? तो A डैश हो जाएगा A डैश इक्वल टू रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट बाय पॉइंट सोर्स A। और ये वैल्यू जो लिखी जाएगी, टी नॉट तो बहुत सारा होगा ना? क्या टी नॉट तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, टी नॉट कुछ भी हो सकता है, बट टी नॉट वो टाइम लिया है ना कि टी नॉट वो टाइम है जब बी जो है बी आके इस पे स्ट्राइक किया, ये वो टाइम। ठीक है, बी जब आके इस पे स्ट्राइक करेगा वो टाइम है टी नॉट। जैसे ही वेव फ्रंट यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा तो कुछ देर बाद ये वाला पॉइंट यहाँ स्ट्राइक करेगा, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ स्ट्राइक करेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ स्ट्राइक करेगा, ये पॉइंट यहाँ स्ट्राइक करेगा, ये पॉइंट यहाँ स्ट्राइक करेगा और फाइनली ये पॉइंट यहाँ स्ट्राइक करेगा, कि नहीं करेगा? यस सर। ठीक है, और ये कितने समय में स्ट्राइक करेगा? ये हम मान लिए हैं टी नॉट टाइम में। जब ए यहाँ पे स्ट्राइक कर गया उसके टी नॉट समय बाद बी यहाँ पे स्ट्राइक किया है, और इस पॉइंट का नाम हम बी डैश दे देते हैं। तो बी डैश कितना हो जाएगा? बी डैश कितना हो जाएगा? तो बी जो यहाँ चलेगा या बी जो आगे प्रोपेगेट करेगा वेव फ्रंट का पॉइंट, वो किस रफ्तार से प्रोपेगेट करेगा यहाँ पे? तो जो इस मीडियम में लाइट की स्पीड होगी, मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड होगी उससे करेगा ना। मीडियम 1 में जो लाइट की रफ्तार होगी उससे बी प्रोपेगेट करेगा, और मीडियम 2 में जो लाइट की रफ्तार होगी उस रफ्तार से जो वेव फ्रंट ए का है वो आगे ग्रो करेगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो बी डैश की वैल्यू, मतलब ये लेंथ जो है टी नॉट टाइम में बी यहाँ से यहाँ तक आ गया और रफ्तार इसकी v1 है, तो ये v1 इंटू टी हो जाएगी ना, v1 इंटू टी नॉट। यस सर। बी डैश की वैल्यू एंड ए डैश की वैल्यू कितनी होगी? ए डैश की वैल्यू ये v2 इंटू टी नॉट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये है कि बी अभी जस्ट स्ट्राइक किया है,
बी अभी जस्ट स्ट्राइक किया है और ए उससे टी नॉट समय पहले, जैसे मान लो टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे ए स्ट्राइक किया होगा और उसके बाद टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि बी यहाँ पे स्ट्राइक किया है, तो ए तो 5 सेकंड पहले स्ट्राइक कर चुका होगा और 5 सेकंड पहले स्ट्राइक करके ये अपना सेकेंडरी वेव फ्रंट ये सोर्स की तरह इस इंटरफेस पे ये सोर्स की तरह एक्ट करेगा और वहां से ये फिर ये अपना वेव फ्रंट ग्रो करना शुरू करेगा इस मीडियम में आगे की तरफ ग्रो करना शुरू करेगा। और बी अभी स्ट्राइक किया है, तो जस्ट मान लो कि जस्ट स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करते ही क्या करेगा, ये भी सोर्स की तरह एक्ट करने लगेगा, तो ये भी यहाँ पे अपना वेव फ्रंट उसके बाद क्या करेगा, अपना वेव फ्रंट ग्रो करना शुरू कर देगा, इस तरीके से वेव फ्रंट ग्रो करना शुरू कर देगा। तो जिस समय स्ट्राइक किया उस समय का जो उसका वेव फ्रंट होगा ये काफी स्मॉल सर्किल होगा और बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द होगा कि नहीं होगा। जिस समय स्ट्राइक किया जिसमें यहीं पे इसका हम स्मॉल एक सर्किल ले लेते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे न्यू वेव फ्रंट जनरेट करना है कि अब टी नॉट समय के बाद वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कम से कम 2 वेव फ्रंट होने चाहिए, 2 इसमें वेवलेट्स होने चाहिए और उसका जो कॉमन टेंजेंट होगा वो वही क्या न्यू वेव फ्रंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो इन दोनों Yes, का sir. कॉमन टेंजेंट ही न्यू वेव फ्रंट हो जाएगा। तो एक देखो, एक हम ए पॉइंट को ज्वाइन कर दें, एक इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दे और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लें, तो क्या यही हमारा न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टी नॉट टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये दिस वेव फ्रंटेज। तो इस मीडियम में आने के बाद देख सकते हो कि वेव फ्रंट जो है का शेप कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। और यहीं पे हमें प्रूफ करना है क्या कि अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो यहाँ पे हमें एक्सटेंड लॉ प्रूफ करना होगा। कौन सा, कि भाई μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, ये हमें इसमें प्रूफ करना पड़ेगा इस हेल्प से। ये समझ में आ रहा है? यस सर। क्या इसको प्रूफ कर लोगे? चलो, काफी आसान सा प्रूफ है, इसको हम कर देते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं फिलहाल। और ये सब लिख चुके हो गए, तो ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में, सीबीएसई के लिए लिख रहे हो तो ये सब लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बता सकते हो कौन कौन? देखो, एक है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डैश, तो उसमें ए बी डैश में देखो क्या क्या हम एंगल लेते हैं। इसमें ये एंगल आई है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई होगा। यस सर। ये 90 माइनस आई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें हम साइन आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो साइन आई क्या लिख सकते हैं, बी बी डैश बाई पी बी डैश, है ना। बी परपेंडिकुलर ना, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इस एंगल आई के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये होगा ना बी बी डैश, तो बी डैश और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, ए बी डैश, ऐसा होगा। और यहां से हम ए बी डैश क्या लिख देंगे, ए बी डैश इक्वल टू, या इसको भी रहने दो, बाद में इसको लिखना है ए बी डैश, फिलहाल साइन आई को इतना ही रहने देते हैं। ओके, अच्छा, बी बी डैश की वैल्यू कितनी थी, बी बी डैश की वैल्यू कितनी है, ये V1 T नॉट, V1 T नॉट अपॉन ए बी डैश है। अच्छा, उसी तरह राइट
एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश। इसमें देखो, इसमें जो है ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है और प्लस ये एंगल आर है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर होगा, ये 90 माइनस आर, और ये 90 है, ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल कितना आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन आर जो लिखेंगे वो होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में कितना आ जाएगा? ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी डैश आ जाएगा। ए डैश की वैल्यू हो जाएगी V2 टी नॉट अपॉन ए बी डैश। और यहाँ पे इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दो, इस इक्वेशन को सेकेंड बोल दो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये लिखेंगे V1 टी नॉट ए बी डैश इंटू ए बी डैश V2 टी नॉट। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ हम फर्दर आगे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। अच्छा, V1 को क्या लिखा जा सकता है? V1 को क्या लिखा जा सकता है? ये C अपॉन μ1 होगा, एंड V2 को सॉरी उल्टा लिख दिए, यहाँ पे V2, हाँ, तो इसमें हम μ1 को C अपॉन V1, ना सही था म्यू V1, तो यहाँ पे इसको हम V1 इक्वल टू C अपॉन μ1 एंड V2 को C अपॉन μ2 लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर, V1 के बदले C अपॉन μ1 और V2 के बदले में C अपॉन μ2। अब C और C कैंसिल आउट हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 हो गया, तो μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू हो जाएगा μ2 इंटू साइन आर, और यही स्नेल लॉ है, दैट इज द प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल स्नेल लॉ को इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, तो ये जो है हाइगन प्रिंसिपल जो है, हाइगन प्रिंसिपल का जो कहानी था इतना ही था। यस सर, हो गया। तो बेसिक ऑफ वेव थ्योरी तुम्हारा हो गया। बेसिक ऑफ वेव थ्योरी में जो था वो है कि वेव फ्रंट क्या होता है इसकी बात, और हाइगन प्रिंसिपल क्या था, और हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना कंप्लीटली, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है कंप्लीटली सीबीएसई के हिसाब से है। और अब जो आगे हम देखेंगे, अब जो हम आगे देखेंगे वो देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि वो कौन सा ऐसा फिनोमेनन था जिस फिनोमेनन को शो करने के बाद ये बात साबित हो गया कि लाइट की जो नेचर है वो क्या है, मतलब कि वेव नेचर है वो। तो ये थॉमस यंग जो है इस चीज को, मतलब बातें तो पहले से चल रही थी, लेकिन इस चीज को लैब में एक्सपेरिमेंटली अपने इसको लैब में थॉमस यंग ने 1801 में इसको प्रूफ किया था, ठीक है। लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया था उसने, लेकिन उसने उसमें प्रूफ कर भी दिया था। तो बात जो है लाइट के बारे में कि वेव नेचर तो है, तो एक जो प्रश्न था कि ठीक है वेव नेचर तो है, लेकिन उस समय में वेव के बारे में ये था कि वेव जो होता है वो मैकेनिकल वेव ही होता है, और वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और
उस समय जो कि सन से जो लाइट आती है अर्थ पे, सन से जो लाइट आती है अर्थ पे, तो ये माना जाता था कि हाँ सन का जो एटमॉस्फेयर है उसके बाद तो कोई मीडियम है नहीं। तो सवाल यही आगे अटकी हुई थी कि ठीक है वेव नेचर तो प्रूफ हो चुका लाइट का, इसको नकारा नहीं जा सकता कि वेव नेचर नहीं है, लाइट का वेव नेचर नहीं है। लेकिन जो सन से लाइट रे आ रही है वो बिना सपोर्ट के उस वैक्यूम में कैसे ट्रेवल कर रही है? तो वहां भी यंग ने बोला कि ये तो मुझे नहीं पता कैसे ट्रेवल कर रही है, लेकिन हाँ ये इंटरफेरेंस का फिनोमेनन शो करती है। बाद में उसने ये भी दिखा दिया डिफ्रेक्शन के फिनोमेनन को भी शो करती है। तो ये इसका जो है वेव नेचर है इसका। तो सब लोग इस बात को मान तो लिए थे कि वेव नेचर है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था कि वेव नेचर अगर होने के बावजूद भी लाइट का जो है वो वहां कैसे ट्रेवल करता है। और यंग ने इस बात को भी प्रूफ कर दिया कि लाइट जो था वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं था, साउंड की तरह जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं था, क्योंकि लाइट का एक और फिनोमेनन होता है, तुम लोगों ने सुना होगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो जो पोलराइजेशन फिनोमेनन होता है वो ट्रांसवर्स वेव ही शो कर सकता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव इस फिनोमेनन को नहीं दिखा सकता है। साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं होता है, तो जो ट्रांसवर्स वेव होगा वही पोलराइजेशन को शो करेगा। तो दो बातें एस्टेब्लिश हो गई थी कि लाइट का वेव नेचर है और वेव नेचर में भी जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन ये बात नहीं आ पाया था कि ठीक है वेव नेचर है तो वेव तो बिना मीडियम के आगे चलता नहीं है, तो वो किस मीडियम के सपोर्ट से चलता है ये। तो थॉमस यंग से भी जब ये बात पूछा गया तो उसने इस बात का सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया कि हाँ किस तरीके से चलता है वो। और फिर भी लोग इसको मान तो लिए, इसको ओके तो कर दिए, लेकिन संपूर्ण तरीके से इसके बारे में कि हाँ ये इसका वेव नेचर है, इसके बारे में मतलब कि पूरी तरह से इस बात को नहीं माने थे। तो फिर क्या हुआ कि 1850 के आसपास, 1850 के सर उस समय आसपास, तो ईथर को माना जाता था ना मीडियम। हाँ ईथर को माना जाता था, लेकिन वही अगर मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है तो मीडियम में कैसे ट्रेवल कर रहा है, मीडियम में उसकी क्या स्पीड होगी, मीडियम की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता था हमें। हम अगर और किसी मीडियम की बात करते हैं जैसे एयर की बात करते हैं तो एयर की हमें सारी प्रॉपर्टी पता है। अगर दूसरे मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, इन सब का हमको प्रॉपर्टी पता है। ईथर में अगर ट्रेवल कर रहा है तो ईथर का क्या प्रॉपर्टी है कोई देखने तो नहीं गया था। तो इससे उसका मतलब कि कुछ मिसिंग था जो फिट नहीं बैठ रहा था। तो क्या हुआ कि 1850 में उधर मैक्सवेल साहब लगे पड़े थे। तो मैक्सवेल साहब ने ये बात प्रूफ कर दिया, जो मैक्सवेल लगे पड़े थे कहाँ पे, वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लगे पड़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में उसको यूनिफाई करने में लगे पड़े थे। तो उसको यूनिफाई करते करते वहां पे उन्होंने बोल दिया, इस चीज को निकाल दिया मैथमेटिकली कि जो भी एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये बात निकाल लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये करीब करीब उस समय फौकल्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, फौकल्ट नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने लैब में उसी के आसपास लैब में लाइट की जो स्पीड है वो निकाल ली थी, और वो भी इसी के आसपास आई थी। अब उधर हाइगन का वेव, लाइट का वेव इंटरफेरेंस फिनोमेनन को शो करना, फोकल्ट के द्वारा लाइट की स्पीड इतना आना, और जो मैक्सवेल साहब थे उनकी द्वारा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना आना। तो ये सब जो है इस बात की तरफ इशारा करता था कि हाँ लाइट जो है वो वेव तो है लेकिन वो मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि इतना सारा संयोग तो नहीं हो सकता है, इतना सारा तो संयोग नहीं हो सकता है। और ये सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट थे। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के आधार पे 1850 के आसपास ये वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया कि लाइट जो है वो वेव नेचर है, लाइट का क्या है, वेव नेचर है। एंड लाइट के पार्टिकल नेचर को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया कि नहीं लाइट का कोई पार्टिकल नेचर नहीं है, और इसको वेल एस्टेब्लिश्ड कर दिया गया। उस समय की जो भी किताबें थी, जो टेक्स्ट था, उस समय लाइट के पार्टिकल नेचर की चर्चा ही नहीं होती थी कि हाँ न्यूटन गलत था और इसका जो पार्टिकल नेचर है वो कम नहीं होता है, क्योंकि ये जो फिनोमेनन था लाइट का जो वेव मॉडल था उससे न्यूटन ने जो सब बताया था, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो सारे के सारे शो होते थे। लेकिन उस मॉडल थे, न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर मॉडल था, उस मॉडल थे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब शो नहीं हो पाता था। लेकिन इस वेव मॉडल से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सब शो हो जाता था, पोलराइजेशन वगैरह शो हो जाता था। तो ये था कि ठीक है 1850 के बाद से ये वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया कि लाइट क्या है, वेव नेचर है। समझ में आया? तो ये मैंने कुछ इसमें हिस्टोरिकल बातें बता दी है कि ये चीजें कैसे जुड़ा गया। ये चीज क्लियर है या नहीं है? यस यस सर।
बट कहानी यही खत्म नहीं हो गई, कहानी जो है यहीं पे खत्म नहीं हो गई। ये लाइट का जो वेव नेचर था वो ज्यादा दिन तक, मतलब कि ज्यादा दिन तक इस पे सब लोग ओके नहीं रहे, है ना, क्योंकि उसके बाद से जो साइंटिस्ट थे अलग अलग कंट्री के, वो अपने अपने जगहों पे अपने किसी न किसी एक्सपेरिमेंट पे लगे पड़े थे। तो उसी समय जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या था कि उसमें था कि जो फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट लोग थे वो अब इस बात में लगे पड़े थे कि चलो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम किसी कॉपर वायर से या किसी एल्युमिनियम वायर से तो पास करा ही देते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, CuSO4 या ZnSO4, उसमें भी हम इलेक्ट्रोड डाल के और उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा ही देते हैं। तो उसमें मैटर के 3 स्टेट थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड से जितने मेटालिक सॉलिड है उससे करंट पास हो जाता है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उससे भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। तो अब इनका जो मकसद था कि क्यों ना गैस के थ्रू क्या किया जाए, गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए। और एक कारण ये था, और दूसरा कारण ये था कि जो बिजली चमकती थी, बिजली जो थंडर स्टॉर्म में बिजली चमकती थी, तो वहां का जो भी जो फिनोमिनन था, उस फिनोमिनन को कि हाँ वो कोई गॉड क्रिएशन नहीं है, वो भी जो है एक नेचुरल फिनोमिनन है, इस बात को प्रूव करने के लिए ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो ये आइडिया कहाँ से आया, देखो ये कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट का आइडिया कहाँ से आया। तो इस कैथोड रेज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट का आइडिया जो है ये उसको वहीं से मिला, वही बादल के गरजने से और बिजली के चमकने से, कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो एयर का जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर जो है वो कम होते जाता है कि ज्यादा होते जाता है, कम होता है। कम होता है ना। तो वहां पे मतलब वो जो अगर जो बादलों में बिजली चमक रही है वहां जो डिस्चार्जिंग हो रहा है, उस फेनोमेनन को अगर प्रूफ करना था तो बिल्कुल उसके जैसा एनवायरनमेंट देना था कि वहां जो सिनेरियो है, वहां जो सिनेरियो है कि प्रेशर जो है काफी कम होना चाहिए, प्रेशर जो है ये कम होना चाहिए। ठीक है, प्लस जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी भी क्या होती है, कम होने लगती है कि नहीं होती है। जो एयर की डेंसिटी यस है सर। कम होती है और ऊपर तो में हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है ना, टेम्परेचर कहाँ से हाई हो जाएगा, वहाँ पे टेम्परेचर तो काफी कम होता है ऊपर, और प्रेशर। प्रेशर काफी कम होता है ना। जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो एयर का प्रेशर कम होता जाता है, जब एयर ही नहीं रहेगा तो प्रेशर कहाँ रहेगा। तो जैसे यस। जैसे यस। है ना, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर का प्रेशर कम होता है तो प्रेशर काफी लो हो जाता है। जैसे हम अर्थ सरफेस की बात करें तो वहां पे 76 cm ऑफ कितना होता है, मरकरी होता है, जी होता है ये। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो 75 74 ऐसे करके चला जाता है। तो जहाँ पे बिजली चमकती है, जहाँ बादल गरजते हैं, वहां का प्रेशर अगर देखा जाए तो वहां का प्रेशर काफी कम होता है, दैट इज द 1 mm ऑफ Hg या फिर 0.01 mm ऑफ Hg, इसके आसपास होता है। और जो बादलों में डिस्चार्ज होता है, तो जो मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, जो पॉजिटिव चार्ज ले लिया और फिर कुछ नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो यहाँ जो दो बादल होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले, उनकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है कि बहुत कम होती है। ज्यादा। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, है ना। यहाँ पे अगर मान लो हम एक छोटी सी बैटरी की बात करें, 12 या 15 वोल्ट की बात करें, तो वहां जो होता है वो 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 या 10 की पावर 10 वोल्ट, इसके रेंज में वहां पे जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो कैथोड रे अगर तुमने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यस सर, पढ़ाए थे सर थोड़ा बहुत। हाँ, तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, तो उस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में वही जो डिस्चार्जिंग जो शुरू हुआ था, शुरू में स्टार्ट हुआ था कि ठीक है नॉर्मल प्रेशर पे और नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस पे करते हैं, तो उससे कुछ नहीं हुआ। तो फिर वहीं पे साइंटिस्ट लोगों ने ये सलाह दिया कि मतलब इस चीज को कहा, माना कि जो इन्वायरमेंट, जो कंडीशन वहां पे है, बादलों में है, वही कंडीशन हमको लैब में इस कैथोड रे ट्यूब में करना पड़ेगा, जो वैक्यूम ट्यूब है उसमें करना पड़ेगा, जो ट्यूब है उसमें करना पड़ेगा, तभी जाके आएगा। तो क्या किया गया कि एक इस तरीके से मान लो ट्यूब ले लिया गया, इसमें इधर एक मेटल प्लेट और इधर एक मेटल प्लेट लगा दिया गया। इस मेटल प्लेट से एक हाई वोल्टेज की बैटरी जो है वो लगा दी गई। और तो ये शुरू में कितना वोल्टेज था, शुरू में इस वोल्टेज को 10,000 वोल्ट के आसपास रखा गया।
और इसमें फिर है ना एयर या फिर हाइड्रोजन गैस या फिर हीलियम गैस या नियॉन गैस, ये अलग अलग गैस भर के इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। और यहाँ पे ये जो कैथोड का मेटल था और एनोड का मेटल था, कभी इसमें आयरन, कभी कॉपर, कभी एल्युमिनियम, इस तरह के मेटल से एक्सपेरिमेंट किया गया। तो देखा गया कि काफी कम प्रेशर पे, काफी हाई प्रेशर, काफी लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे इसमें क्या होता है कि इसमें बिल्कुल वही जो बादलों में की गड़गड़ाने की आवाज आती है या वहाँ जो लाइटनिंग होती है, तो बादल में जो वहाँ जो बादल गरजते हैं या फिर वहाँ जो लाइटनिंग होती है वो तो काफी कम समय के लिए होता है, 1-2 सेकंड के लिए होता है। बट यहाँ पे कंटिन्यूअस वो क्रैकिंग साउंड और कंटिन्यूअस वो लाइटनिंग यहाँ पे दिखा था। तो इसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत यहीं से होती है, तो इसकी चर्चा यहाँ पे क्यों की जा रही है? तो इसकी चर्चा यहाँ पे इसलिए की जा रही है कि ये सारी एक्सपेरिमेंट जो है 1870 के आसपास स्टार्ट हो गई थी और विलियम क्रूक्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले शुरू किया था, ये सर विलियम क्रूक्स के नाम के साइंटिस्ट ने। तो 1850 में ये वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया कि लाइट का वेव नेचर है। बट 1870 के आसपास जब ये घटना स्टार्ट हुई तो सब लोग, एक ने स्टार्ट किया तो जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी थे अपने अपने कंट्री में सब लोगों ने स्टार्ट किया। उसी में एक और साइंटिस्ट थे हर्ट्ज नाम के, नाम सुना होगा तुमने, हेनरी हर्ट्ज, नहीं सुना है? फ्रीक्वेंसी वाले। हाँ, फ्रीक्वेंसी वाले हर्ट ने, तो वो अपने घर पे जब इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब इस एक्सपेरिमेंट को, मतलब कि यहाँ पे ये था कि यहाँ से कुछ लाइट निकलती है, यहाँ से कुछ लाइट निकलती है और यहाँ पे उसने गैल्वेनोमीटर या एमीटर लगा दिया था, तो देखा था कि इस गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफ्लेक्शन भी होता है। मतलब वो जो लाइट निकलती है केवल लाइट नहीं है, वो कुछ चार्ज पार्टिकल है जो कि इस वायर के थ्रू फ्लो करते हैं और इसमें करंट का फ्लो होता है, और फिर इसी एक्सपेरिमेंट को आगे जे थॉमसन ने किया और जे थॉमसन ने ये साबित कर दिया कि यहाँ जो निकल रहे हैं ये कोई लाइट रेज नहीं है, ये अलग तरह का रेज है, इसका नाम कैथोड रे है और वास्तव में ये इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसमें पार्टिकल्स है और वही पार्टिकल हर एक मटेरियल मौजूद होता है और उसी का स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशियो उन्होंने कैलकुलेट किया और जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट जब हर्ट्ज अपने घर पे कर रहे थे उन्होंने देखा कि जब ये है ना, इसमें से एक प्लेट जहां पे निगेटिव चार्ज था, हम इसमें उल्टा कर दिए हैं, जिसको इस तरीके से कर दो, एक प्लेट, मतलब ये कौन सा प्लेट है, ये कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है। कैथोड कौन सा होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज कि निगेटिव चार्ज? कैथोड प्लेट किसको बोलते हैं? निगेटिव चार्ज ना, कैथोड वो होता है जिसपे कटायन आया, कटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो कटायन किसकी तरफ आएगा, निगेटिव प्लेट पे आएगा। तो ये निगेटिव प्लेट था, ये जो हमारा था ये निगेटिव प्लेट था और ये था पॉजिटिव प्लेट था। तो हो सकता है या तो बाय चांस या फिर इंटेंशनली उन्होंने देखा कि जब इस प्लेट पे लाइट रेज या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज इंसिडेंट होता है, इस प्लेट पे लाइट रे या अल्ट्रा वायलेट रे इंसिडेंट होता है, तो यहाँ जो है करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की फ्लो की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। अब हर्ट्ज ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और लोगों को बताया कि हम ऐसा ऑब्जर्व किए हैं और बोल के छोड़ दिया। हर्ट्ज ने फिर आगे इस पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने बोला कि ऐसा हम फिनोमेनन को ऑब्जर्व किए हैं कि लाइट जब इस प्लेट पे इंसिडेंट होती है तो अचानक से यहाँ करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, और ये बोल के छोड़ दिया। फिर उसी में दो और साइंटिस्ट ने इस बात को सुना और उन्होंने करीब 1897 या 98 के आसपास इस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसमें से साइंटिस्ट का नाम था हॉलोविच एंड लियोनार्ड करके, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1897 में इस चीज को करना शुरू किया और इसको सिस्टमेटिकली प्रॉपर तरीके से कि अलग अलग वेवलेंथ का लाइट डाल के, अलग अलग मटेरियल प्लेट यहाँ पे डाल के, अलग अलग वोल्टेज पे इस एक्सपेरिमेंट को किया और उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। ठीक है, और उस फेनोमेनन का नाम लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उस समय ये बात वेल एस्टेब्लिश थी कि लाइट का क्या होता है, वेव नेचर होता है।
तो लाइट का जो वेव मॉडल था, उस वेव मॉडल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। उसमें जो कुछ बातें थी वो वेव मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। और फिर इस फेनोमेनन को, मतलब कोई भी इस तरह फेनोमेनन होता है तो लोग क्या करते हैं कि भाई चलो इसको एक्सप्लेन करो और फट से नोबेल प्राइज ले लो। तो जितने उसमें के रिनाउंड फिजिसिस्ट थे सब लोग इसको एक्सप्लेन करने में लग गए, लेकिन गलती उनकी वही थी कि लाइट के पार्टिकल नेचर को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया था, और वो बात भी सही था। लाइट के वेव नेचर कंप्लीटली डोमिनेटिंग था, लेकिन ये लाइट का जो वेव नेचर था उससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। उसी में एक साइंटिस्ट, जो कि उसमें साइंटिस्ट नहीं थे, क्लर्क का काम कर रहे थे, उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने भी 1905 में इस पे काम करना शुरू किया और एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली काम करना शुरू किया, और अपनी 3 थीसिस सबमिट की, जिसमें से एक था वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, लाइट का एक अलग तरीके का नेचर बताना, दैट इज द अगेन पार्टिकल नेचर एंड फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। और फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट से इसको एक्सप्लेन किया, और ये उस समय सबसे वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइट का वेव नेचर तो एक्सेप्टेड था ही, और लाइट का पार्टिकल नेचर भी आ गया। तो फिर 1929 के आसपास सब लोगों ने मिलके, और मेनली डी ब्रोगली ने इनिशिएट किया था कि लाइट का क्या होता है, डबल नेचर होता है। तो इस तरीके से ही हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि पहले वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद वही इस इफेक्ट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेशन खत्म हो रहा है, नया सेशन में एंट्री करो, वहां फिर स्टार्ट करते हैं।